अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रूहे अशकम नावल की 26 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। देख लिया आपने अपने शरीफ बेटे के काम, आपके बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वरीशा एक बार फिर इसकी बुराइयां करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती प्रिंसेस, आप क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं? और इसने इन्हें आने नहीं आना था वो शाम ही मुझे बता चुका था। बस करें डैड, सारे इसके बहाने हैं। अहमद सुल्तान ने ताज्जुब भरी निगाहों से अपनी बेटी को देखा। आप कभी कभी इसके साथ ऐसा बिहेव करती हो बेटा जैसे सियान के साथ आपकी कोई पुरानी जंग चल रही हो। अब इतनी भी मैं फ्री नहीं डैड कि आपके शरीफ बेचारे ऑफिसर के साथ किसी जंग हजीम का ऐलान करूं। हाँ, मगर इसकी टांग ज़रूर खींचती रहती हूँ। इन्होंने फ़ौरन से जुमला ऐड किया। हाँ, वो तो फिर इसकी आती ही ऐसी है ना डैड, मेरा क्या कसूर? मतलब कुछ भी हो जाता, वो यहाँ खुद को हरा नहीं सकती थी। फिर चाहे सामने ज़ियान हैदर होता या इसकी हमाकत में बोलते इसके अपने डैड। वो ज़ियान हैदर की अवलीन तरीन दुश्मन थी और रहेगी। इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? इसे अपनी कार में बैठता देखकर अहमद सुल्तान इसकी तरफ आए। डैड, इस वक्त का क्या मतलब? अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक फ्रेंड से मिलने काफ़ी दिनों से पेंडिंग था तो सोचा आज मिल लूँ। डोंट वरी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी जबकि अहमद सुल्तान वहीं सड़क पे खड़े काफ़ी देर तक इसे जाता देखते रहे। अब अगर मुझे तुम्हारी कॉल आई तो मैं अपना डिसीजन चेंज कर दूंगी। धमकी भरा मैसेज सेंड करते इसने सर सीट की पुष्ट पर टिका दिया। कुछ ही सेकंड बाद फिर से मोबाइल बिप हुआ जहां आदि के नाम का मैसेज शो हो रहा था। वरीशा ने लॉक स्क्रीन से मैसेज पढ़ते मोबाइल फिर से साइड पे रख दिया। चेहरे पे फैली बेजारियत इसका मूड खराब होने की निशानदेही कर रही थी। आंखें मूंदे इस बात से बेखबर किस पल उठाने वाला है इसका ये कदम इसकी ज़िंदगी किस तरह से बदल के रख देने वाला है। वो बज़ाहिर पुरसुकून से बैठी थी, दिल घबरा रहा था। इसके आज से मिलने का कोई मूड नहीं था, मगर इसकी लातेदार कॉल और मिन्नतें सुनकर वरीशा ने आखिरी बार इससे मिलने का फैसला कर लिया। आंखें उन्हें बंद किए वो बैठी थी जब नज़रों के सामने निकाब के पीछे से मुस्कुराती वो परकशिश आंखें से अभी मुस्कुराने पर मजबूर करके असफन शाह के ख्याल पर इसकी दिल की दुनिया न सिर्फ चेहरे पर फैली बेजारियत में पल में गायब हो गई थी बल्कि वो सब होना वरीशा के लिए कोई पॉजिटिव साइन ही था। वो जिस घर में आने से पहले से बचती थी आज ज़िंदगी से अदफन शाह के ज़रिए वहीं खड़ा कर गई थी। मेरी बेरुखी, नफ़रत, गुस्सा, यूँ कहो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हो। असफन शाह, अफ़सोस मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है जो कि मुझे नहीं होनी चाहिए थी, मगर इस दिल पर किसका इख्तियार होता है? तो वही है जो किस्मत में लिखा है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना और मेरे लिए गाइडर बनने के अलावा इतना ज़रूरी बन जाना मैं ऐसा कभी सोचा था या चाहा था? ये सब तो तयशुदा था। ज़िंदगी में पहली बार इसने अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों को किस्मत का लिखा माना था। मगर मेरी दुआ है मेरा नसीब मेरी माँ जैसा ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन जैसी कभी ना बनूँ, मगर मेरी दुआ ये भी है कि तुम कभी मुझे धोखा ना दो। अगर ऐसा हुआ तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं ख़त्म हो जाऊँगी और तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगी। गाड़ी झटके से रुकी थी, वो भी ख़्यालों से बह आती। मोबाइल उठाए कार से नीचे उतरती ड्राइवर की तरफ आए। तुम यहीं रुको, मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। ओके मैडम। और वरीशा सुल्तान कदम उठाती अपनी बर्बादी की पहली सीढ़ी पार कर गई थी। आज पंचायत नहीं बैठनी थी, आज इसे ज़मीनों पर भी नहीं जाना था, ना ही गाँव का चक्कर लगाना था, मगर फिर भी वो सारा दिन हवेली से बाहर मारा फिरता रहा। वो ज़ालिम हाकिम आज पहली बार अपने किए ज़ुल्म से मुँह छुपाता फिरा था। सुबह का कुछ भी खाए बगैर हवेली से निकला। वो रात के 10 बजे वापस आया था। वो जानता था आज भी वो बेवकूफ़ लड़की इसका इंतज़ार कर रही होगी, मगर वह उसे कोई आस नहीं दिलाना चाहता था। सुफियान शाह मर सकता था मगर उनुशी शाह के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता था, तो फिर क्यों अपने आप इसके नज़दीक रखता? इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना भी सुफियान शाह को अनूशी की हक तलफी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। खादिम इसको इस वक्त हवेली के बाहर खड़े देखकर वो मुश्तहिल हुआ। साईं, वो बड़े साईं ने आपके लिए हुक्म जारी किया। कैसा हुक्म? साईं, इनका हुक्म है जैसे ही आप हवेली लौटे सबसे पहले इनके कमरे में वो ज़रूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। हवेली की दहलीज पार करते वो हुक्म के मुताबिक दादाजी के कमरे की तरफ आया। हल्की सी दस्तक देते इसने कमरे में कदम रखा जहां सामने बेड पे पाँव लटकाए बैठे दादाजी और सास सोफे पे परेशान सी बैठी बीजान को देखते सुफियान शाह को कुछ खटलने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों? दोनों ने बैग वक्त सामने अपनी पूरी आन पान के साथ खड़े सुफियान शाह को नफरत भरी निगाह से देखा। दरवाज़ा बंद करो और यहाँ आओ। दादाजी के हुक्म पर वो दरवाज़ा बंद करता 2 ही कदम आ गया था जब बीजान के सीधे हाथ का थप्पड़ पहली बार सैयद सुफियान वली शाह के चेहरे की ज़ीनत बना, और वो थप्पड़ इतना सख्त था कि बीजान की उंगलियों के निशान इसके सफ़ेद गाल पे वाज़ेह होने लगे।
सुफियान शाह बेयकीनी की कैफियत में बिना पलके झपकाए इन्हें देखने लगा। यही दिन देखना बाकी के था सुफियान शाह, इस दिन के लिए हमने तुम्हें अभी तक जिंदा है। दादाजी के जुमले पर इस पर छाया सकता टूटा। आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? आप दोनों किस बात पर इतना नाराज हो रहे हैं मुझसे? इनके नजदीक आते सुफियान शाह ने बीजान के हाथ को पकड़ना चाहा, जिसे वो झटकती नम आंखों से इसे देखा चेहरा मोड़ गई। बीजान बेयकीनी के आलम में इसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मत कहो मुझे बीजान, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। तुमने आज कितने जुल्म किए हैं इन गाँव वालों पर, बेजा जुल्म तोड़े हैं तुमने सुफियान शाह, मगर फिर भी मैं खामोश रही और अल्लाह के हजूर तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआएं मांगती रही। बीजान के अल्फाज थे या चौबक। सुफियान शाह की जब से मुठिया बींजे, पीछे पुष्प बांधे हाथ को खुद इन हर कड़े और जहरीले वार के लिए तैयार किया था। तुम एक जालिम हाकिम हो सुफियान शाह, और होते भी क्यों ना, आखिर वली शाह की बेटे हो ना, इनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, इन जैसा ही होना था। तुमने सही कहते हैं लोग, जैसा बाप वैसा बेटा। इसने जोर से आंखें मैची, दिमाग की शरीरें फटने को आई थी। मगर अब नहीं, मैं तुम्हें इस बच्ची पर जुल्म नहीं करने दूंगी सुफियान। मैंने इसे तुम्हारे निकाह में इसलिए नहीं दिया था कि तुम इस पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ो। ऐना की तकलीफ याद करके इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भरा गई। सुफियान शाह ने आंखें खोली तहज्जुब से इनकी तरफ, फिर दादाजी की तरफ देखा जो गुस्से से भरे खड़े थे। आप प्लीज रोए ना, झुके चेहरे से मदम से सरगोशी की गई। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सुफियान, क्यों किया तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा? तुम्हें क्या लगा था वो कमरे से बाहर नहीं आएगी तो किसी को मालूम नहीं होगा? बंद आंखें खोले वो फिर से इन्हें देखने लगा। तो वो क्या इसकी गैर मौजूदगी में जासूसी करती थी? वो सिर्फ सोच कर रह गया, बोलने की क्या जुर्रत करता क्या है? एक बार फिर थप्पड़ पड़ जाता तो? मैं इसका चेहरा देखकर हैरान हुई थी सुफियान, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी ऐसी हालत तुमने की है। बीजान, आपने इससे मेरे इस हरकत की वजाहत नहीं मांगी? तंजिया लहजे में कहते हुए झक्के सर से बोला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता सुफियान शाह, बात जहाँ रुकती है कि तुमने इसे बुरी तरह मारा है। जानती भी हो अगर ये बात हवेली से बाहर निकल गई तो क्या होगा? आग की तरह भड़कते दादाजी इसके सामने आ रुके, इसका झुका सर मजीद झुका। अगर तुम यतीम समझकर इस पर मर्दगानी दिखा रहे हो ना, तो भूलो मत सुफियान शाह कि इसके वली वारिस हम हैं। बस बहुत हुआ दादाजी, अब बस एक और लफ्ज़ नहीं। वो जो कब से इनको सुन रहा था यकदम भड़क उठा, मगर तब भी तमीज़ के दायरे को बरकरार रखा। मैं इन बेगैरत मर्दों में से नहीं हूँ दादाजी जो अपनी बीवी पर ताकत आजमाते हैं, मगर मैं इन गैरतमंद मर्दों में से भी नहीं हूँ जिनकी बीवियाँ इनकी इजाज़त के बगैर हर जगह धांती फिरती हैं और वो ज़बान पर फ़क्का लगा लेते हैं। जैसे भी हो, अगर मगर अब वो मेरे निकाह में है, सैयद सुफियान वली शाह की बीवियाँ वो, और मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से तो क्या इस कमरे से भी कदम बाहर निकाले। और मेरा ना हुक्म ना मानने वालों की सूरत वो देख चुकी है, इसके साथ क्या सलूक होगा। कहता वो रुका नहीं था, लहजे के साथ चेहरे पे भी सख्ती नज़र आई। दादाजी बीजान चुपचाप नशित संभाले आने वाले कल के मुतालिक सोचने लगे थे। इसने होटल के अंदर कदम रखा और ये इसकी बर्बादी की तरफ दूसरा कदम था। चलते चलते मोबाइल पे लिखे रूम नंबर को देखते इसने सामने दरवाजे के ऊपर लगे छोटे से बोर्ड पर देखा जहाँ 507 लिखा था, इसकी बर्बादी की आखिरी मंजिल। वो दलदल जिसके बाद वरीशा सुल्तान के पास कुछ नहीं बचने वाला था, जिसके बाद वो अपना सब कुछ खोने वाली थी। ज़रा सा डोर ना करते इसने कमरे में कदम रखा जिसमें मलजक सा अंधेरा फैला था। इसने मजीद 2-3 कदम अंदर रखे। हेलो, आर यू देयर? इसने एक और कदम बढ़ाया जब कमरा यकदम रोशनी में नहा गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वरीशा झटके से पलटी थी। पीछे दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़े आद को देखकर इसके माथे पर बल पड़े थे। बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आज जवाब दो यू इडियट। इसे यूं ही दरवाजे के साथ टेक लगाए मुस्कुराता देखकर वरीशा का गुस्सा 7वें आसमान को जा पहुंचा था, जिसकी लगातार काज के बाद तंग आकर वो यहाँ से मिलने आई थी और अब उसके सामने खड़ा से देखे जा रहा था। अभी मुझे जी भर के देखने दो, फिर बात करते हैं ना। डिठाई का मुजाहरा करे वो यूं ही खड़ा रहा। वो नासमझी से इसे देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो तुमने मुझे यहाँ देखने के लिए बुलाया है। नो यू गेट मी रॉन्ग स्वीट हार्ट। हल्की आवाज़ में सरगोशी करते हुए उसके करीब आ रुका। तुम्हें नहीं, अपनी जीत को थोड़ी देर अपने सामने खुशी से देखकर खुश होना चाहता हूँ, अपने इतने दिन की मेहनत को, जिसके नतीजे में आज तुम यहाँ मेरे सामने, मतलब वो सरहद आके को छुका अपनी बर्बादी के सामने खड़ी हो। इसके कान के करीब मदम सी सरगोशी की याद का कहका कमरे की खामोश फिजा में कूदने लगा। बर्बादी माय फुट। यकदम से चिखती वरीशा ने इसे जोर से धक्का दिया। इसे अचानक अफ्ताब पर आद पीछे पड़े सोफे पे जा गिरा। तुम जैसे घटिया इंसान मेरी बर्बादी का सबब बनेगा। अपने गुनाहों का कफारा तो अदा कर लो पहले आदर सलान, फिर मेरी बर्बादी का शौक भी पूरा कर लेना। अगर जिंदा रहे तो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती वरीशा दरवाजे की तरफ लिपकी।
हाँ हाँ, क्या हुआ बेबी, दरवाज़ा खुल नहीं रहा क्या? चाबी उंगली पे घुमाते इसकी शैतानी हंसी फिर से गूंजी। यू बेस्टर, दरवाज़ा खोलो। इसके सामने आते वरीशा इसके गिरबान पकड़े कौन ख्वार शेरनी बनी इस पे दाढ़ी। मैं अपनी इतने दिन की प्लानिंग और मेहनत को ज़ाया होता देखता रहूं। बहुत पापड़ बेले हैं वरीशा सुल्तान इस दिन को देखने के लिए, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें जाने दूँ, ये तो आज रात नामुमकिन ठहरा। हवसज़दा नज़रें इसके वजूद पे गाड़े वो तंज़िया मुस्कुराया, क्योंकि अभी तो तुम्हें अपने लफ्ज़ों का बदला चुकाना है, अपने इस कज़न की हरकत का बदला भी तुम ही चुकाओगी ना मेरी जान। इसके हाथ को गिरबान से झटकते आने से पीछे बेड पे धक्का दिया। वो संभलने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक धक्का लगने पर वरीशा बेड पे ऊंधे मुंह जा गिरी। आँख की नज़रों में झलकती हवस देखकर इसके रोंगटे खड़े हुए, हाथ पांव फूलने लगे थे। अल्लाह जी मदद करे, बेसाख्ता इसके मुंह से अल्फाज अदा हुए। वरीशा को पहली बार किसी मुसीबत में खुदा याद आया था। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने हुस्न पर वरीशा सुल्तान, आज तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा। तुम्हारी इज्जत खाक ना कर दी तो मैं भी आदर सलाह नहीं। शर्ट के बटन पे हाथ रखे वो तनफ्फुर से कहता आगे बढ़ने लगा। दूर दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। इससे नज़दीक आता देखे वो चीख पड़ी, जबकि आग के कदमों में मजीद तेजी आ गई। इसकी जीप के साथ 3 वैन और थी जो आगे पीछे इस हदूद में दाखिल होती एक साइड पे लग गई। तुम सब इस तरफ से जाओ और तुम 4 मेन डोर को कवर करो, मगर ध्यान रहे किसी पे कसूर को आंच तक नहीं आनी चाहिए। इज डेट क्लियर? यस सर, वो सारे एक जुबान में बोले थे। ओके गो। मैं अरेस्ट हम इजाज़त मिलती ही वो 10 के करीब ऑफिसर हाथों में गन्स पकड़े इस होटल पर छापा मार चुके थे। ज़ियान खुद भी आगे बढ़ता जब इसकी नज़र पार्किंग से थोड़ी हटकर पार हुई गाड़ी पे पड़ी। से वो वरीशा की गाड़ी लगी थी, और थोड़ा आगे आती इसका शक यकीन में बदल गया। जहाँ हसीब मोबाइल कान के साथ लगाए किसी से महू गुफ्तगू था। हसीब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये वरीशा की गाड़ी, ये तुम्हारे पास क्यों है? एक साल इतने सवाल करते ज़हन की दिमाग में कई बुरे खदेश ने जन्म लिया था। मैं बाद में बात करता हूँ। मोबाइल जेब में वापस रखते वो हैरत से सामने यूनिफॉर्म में खड़े ज़हन हैदर को देखने लगा। यार माना वो तेरी बीवी है, मगर अब इतनी भी क्या सिक्योरिटी? तू पीछे पीछे आ गया। वो ज़रा सा हंसा। क्या कह रहे हैं हसीब? तू हसीब वरीशा यहाँ आई है? इसको अपनी आवाज़ खई से आती महसूस हुई। ज़यान का बस नहीं चाह रहा था कैसे भी करके अपने कहे जुमले को हकीकत का रूप धारने से रोक लेता। हाँ, वो कुछ देर पहले अंदर गई है, इनकी कोई फ्रेंड, मगर हकीकत कब बदलती है? कानों को बंद कर लेने से या आंखों पर हाथ रख लेने से? हकीकत ख्वाब नहीं बन जाती। इसकी आधी बात ही सुनते ज़ियान माऊफ होते थे इनके साथ होटल के अंदर भागा था। इसकी उड़ी रंगत और खोई आवाज़ को तो हंसी पहली शक में मुब्तला कर रहे थे, मगर अब इसका यूं भागना हसीब को किसी अनवही का अंदेशा हुआ था। अपनी छुपी हुई गन को निकाले वो भी ज़ियान के पीछे भागा था। आखिर हुआ क्या? ऐसे क्यों भाग रहा है और किसी ढूंढ रहा है? कुछ बताएगा? वो किस कमरे में गई है? कुछ मालूम है तुझे? एक हाथ में गन पकड़े वो बदहवास सा भागता हुआ हर कमरे का दरवाजा खोले उसे ढूंढ रहा था। इर्द गिर्द इक्का दिक्का गुजरते लोग अजीब नजरों से इस दीवाने को देख रहे थे। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर बता। क्या बताऊं? वो बखैरत आज इसी होटल में है। यकदम से चीखता इसके हाथ झटकते ज़ियान फिर से टहक भागता तमाम कमरों को चेक करने लगा। अगर मेरी बीवी पर एक भी खराश आई ना तो याद रखना किसी को नहीं बख्शूंगा। तेज कलम में कहता पास पड़े स्टैंड को ठोकर मारते वो आगे बढ़ गया। हसीब के तो वहमो गुमान में भी नहीं था यह बात। इसे वरीशा से ज़्यादा ज़ियान की फिक्र होने लगी। अगर इसे कुछ हुआ तो ज़ियान की शक्ल में उठने वाले तूफान को काबू करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसकी हालत भी अब ज़ियान जैसी ही थी। दोनों ही भागते एक के बाद एक कमरा चेक कर रहे थे। ध्यान यहाँ नहीं है, वो ऊपर चल, वो शायद ऊपर होंगी। हाँफते हुए कहते वो दोनों ही जीनों पर चढ़ने लगे। जब अगली लम्हे ध्यान को अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती याद आई। फ़ौरन ही जीनों के वक्त में रुकते इसने कान में लगे ब्लूटूथ पर हाथ रखा। अगले एक सेकंड के अंदर होटल खाली करवा दो, जो जहाँ इसे वहीं रहने दो। तुम सब होटल से बाहर निकल जाओ। आई रिपीट, तमाम ऑफिसर होटल से बाहर निकल जाए। इंतहाई ऊंची आवाज़ में वो थाड़ता अंधाधुंध कमरों की तरफ भागा। जब इसकी नज़र ज़मीन पे गिरी, ए रिंग पे पड़ी। वो वरीशा की थी। वो सेकंड में बता सकता था। मम, मुझसे दूर रहो। मैं नहीं जानती तुम किस बदले की बात कर रहे हो, पर अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो तुम जान से जाओगे। बदहवास सी कहती वो पीछे को होती बेड की दूसरी साइड से नीचे उतर गई। जब एक ही जश्न में इसके तक पहुंचते आज ने इसके गले में पड़े स्कार्फ को बेरहमी से खींचे से दूर उछाल दिया। मैं भी देखता हूँ कौन मारता है मुझे। चटाक वरीशा का दायां हाथ इसके गाल पे निशान छोड़ गया। इसकी इतनी जुर्रत पर आज खंग सा खड़ा इसे देख रहा था। जब वरीशा ने मौका पाती इसके साइड से भागना चाहा, मगर अपनी कलाई किसी मजबूत के रफ्तार में देखकर इसकी सांसें रुकी गई। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इसकी कलाई मड़ोते आल ने झटके से अपने करीब किया। ना, नहीं, दूर रहो मुझसे। मैं कह रही हूँ मेरे करीब मत आना मेरे वरना। इसने फिर से थप्पड़ मारना चाहा जब आज ने इसकी दोनों कलाइयों को थामे सोफे पे गिरा दिया। ये गलती दोबारा मत दोहराना बीबी, वरना इस्तेमाल करने के बाद जान से भी मार दूंगा। इस खलाजत वक्ते
आज ने इसके कंधे पे हाथ रख के शर्ट के बाजू चाक कर दी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी, छोड़ो मुझे। हाथ पाँव चलाती वरीशा ने पीछे पड़ा गुलतान उठाई इसके सर में दे मारा। आज के सर से खून की फव्वारे छूटने लगे। सर पे हाथ रख के वो उससे पीछे हो गया। जब वरीशा खौफज़दा सी कभी इसे तो कभी पानी की तरह बहते खून को देखती रोने लगी और अगली पल धड़म की आवाज़ से वो नीचे गिरता बेसुधा हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? मैंने तुमसे कहा था ना दूर रहो मुझसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। फर्श पे औंधे मुँह गिरे आज को देखकर वरीशा के अल्फाज अदा होने से इनकारी थी। वो खुद को सबका कसूरवार नहीं मानती थी। चिर-चिर की आवाज़ पर खौफज़दा सी इसकी नज़रें आग के वजूद से हटाए इर्द-गिर्द देखा और फिर दरवाज़े की तरफ भागती जब किसी ने इसके मुँह पे हाथ रखा, इसे वहीं बेहोश कर दिया। इस बेहोश हुए वजूद को कंधे पे डाले वो शख्स जैसे आया था वैसे ही खिड़की से बाहर कूद गया। ज़ेहान एक साइड के रूम्स जबकि हसीब दूसरी साइड के रूम चेक कर रहा था। वो आगे बढ़ता जब इसके कानों में कमरे से आती चीखों की आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ वरीशा की थी। इसने मुड़कर देखा, ज़ेहान सामने नहीं था। अगर वो चिल्लाता तो अंदर मौजूद शख्स चौकन्ना हो जाता, इसलिए इसने फ़ौरन से मोबाइल निकाले, रूम नंबर इसे सेंड करते गन थाम कर दरवाजे पे लात मारी, मगर वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। लॉक पे शूट करते हसीब ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग ही घूम गया। कहाँ है वरीशा, कहाँ है? वो आगे बढ़ता जब भागता हुआ ज़ेहान इससे पहले कमरे में दाखिल होता इधर-उधर देखने लगा। वरीशा, वरीशा कहाँ हो तुम? ज़मीन पे गिरे पड़े आँख को फरामोश किए वो दीवानावार भागता इसे पुकार रहा था, मगर जवाब न था। वो वहाँ होती तो जवाब देती। वो यहाँ नहीं है ज़ेहान, मैं यहाँ आया तो सिर्फ यही था। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? वो उसी कमरे में आई थी, तो वो अब कहाँ गई? बड़े शेर बने वो खराए जब हसीब की नज़र खुली खिड़की पर पड़ी। ये खिड़की खुली हुई है, मुझे लगता है ज़ेहान वो यहाँ से बाहर भाग गया। वो दोनों ही खिड़की के पास पहुँचे। सही कह रहे हो, ऊंचाई भी इतनी नहीं है, वो बआसानी भाग सकती है। तुम इसे लेकर हमारे खनीफ अड्डे पे पहुंचो, मैं वरीशा को ढूंढने जा रहा हूँ। ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। मगर ज़ेहान इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं। हसीब, पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मज़ीद मुझे मुश्किल में मत डालो। और हाँ, बाकी ऑफिसर को भी वापस भेज देना। वो फिर से भागता इसकी खोज में लग गया। वैसे मानना पड़ेगा हमारी भाभी भी काफ़ी बहादुर है। फर्श पे पड़े आग को ठोकर रसीद करते हसीब ने तारीफ़ी अंदाज में इसे मुखातिब किया था। इसने मुंदी-मुंदी सी आंखें खोलना शुरू किया। इसका ज़हन अभी भी सो रहा था, जो कि इसकी नशावार दवा को सूंघने की वजह से हुआ। इसने माथे पे हाथ लगाया। इतनी ठंड में भी इसका माथा पसीने से भीग चुका था। कुछ देर वहीं बेड पे चढ़ लेटे वो छत को कोरती रही। वो उसका कमरा नहीं था। पहली बात जो उसके ज़हन में आई थी, वो कोई हरकत करती गुज़रे लम्हों में हुआ सब कुछ इसकी नज़रों के सामने फ़िल्म की तरह चलने लगा। आध खून वो मर गया। बदहवास ही अपने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिए बिना ही वो यकदम चीख पड़ी। घटिया लोग इतने जल्दी नहीं मरते। कमरे की खामोश फ़िज़ा में नीम हल्की सी सरगोशी हो, जैसे किसी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो जो बालों को मुट्ठियों में जकड़े रोने में मसरूफ़ थी, सराज से गर्दन उठाए इस अंधेरे वाली जगह पर देखा। यूँ तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा था, मगर बेड के सामने वाला हिस्सा काली सर्द रात जैसा मंजर दे रहा था। कौन है वहाँ? इसे असफन तुम वहाँ सिकसिकती बोलने की कोशिश करती। वो दबे-दबे कदम उठाती आवाज़ की सिमत आई। अब वहाँ से सिर्फ चेयर हिलने की आवाज़ आ रही थी। पप प्लीज़ जवाब दो, मुझे डर लग रहा है। इस रूम में आंसू में रुमानी आई। वो बेरख्ता जुमले बोलती अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। कमरे में खामोशी थी और वो दोनों खामोश थे। एक खौफज़दा सी सीटियाँ लिए रही थी, जबकि दूसरा शायद खामोश रहकर अपने इश्तियाल पर काबू पा रहा था। कुछ ही पल बाद इसे गहरी सांस भरने की आवाज़ सुनाई दी और तभी मुकाबले ने गहरा सांस भरते पास दीवार पे लगे बोर्ड पे हाथ रखा, जिससे पूरा कमरा सेकंड में रोशनियों में नहा गया। इसकी आंखें चंदहा की बेसाख्ता बाजू आंखों के गिर्द रखे इसे जोर से आंखें मैच ली। जबकि मुकाबले ने चुप सादे साकित नज़रों से अपने सामने से सिकते लहराते वजूद पर तरहाना नज़र डाली। इसकी ओढ़ी गई शाल कंधों से सिरक गई थी, जिसकी वजह से इसका बरहान कंधा नज़र आने लगा। बिखरे बालों में बिखरा हुलिया, चेहरे पे मिटे-मिटे आंसू के निशान और हल्की-हल्की सिक्कों की आती आवाज़ें, वो सब इसके ज़ब्त का कड़ा इम्तिहान ले रहे थे, मगर वो फिर भी खामोश सा बैठा इसे देखता रहा। लम्हे बाद इसने आंखों से बाजू हटाए, सामने पूरी शान शौकत से बरजमान नकाबपोश को देखा। वो नज़रें फेर कर बैठा था। वो उसे क्यों नहीं देख रहा था? इसके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इसे नहीं मालूम था? क्या वो इसे दिलासे के दो बोल भी नहीं बोलेगा? वरीशा के दिल को कुछ हुआ। वो नहीं जानती थी इसे असफन शाह यहाँ लेकर आया, मगर इसे यकीन ज़रूर था जब भी वो मुसीबत में होगी वो अनजान शख्स इसको बचाने आएगा। आज भी वही हुआ हमेशा की तरह। आज भी इस अनजान शख्स ने इसकी जान बचा ली थी, मगर अब की बार वो इसकी इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ ठहरा था।
اسے دیکھنے سے پہلے وہ پورے یقین سے اس کا نام پکار چکی تھی۔ تو تم مجھے یہاں لے کر آئے؟ ایک قدم آگے آتے اس نے بمشکل سکیوں پر بند باندھے پوچھا۔ اسفن جواب دو، کچھ پوچھ رہی ہوں میں، یہ کون سی جگہ ہے اور تم لے کر آئے مجھے یہاں؟ آواز یکدم تیز ہوئی۔ وریشا اس کی نظروں کے سامنے آتی پھر سے پوچھنے لگی۔ اس کے جواب کے انتظار میں وہ خاموش ہوگی۔ مقابلہ ایک نظر اس پہ ڈالے اس کی روبرو ہوا۔ چٹاخ کمرے کی خاموش فضا میں تھپڑ کی گونج اٹھی۔ وریشا کے لیے وہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اسفن کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ برداشت نہ کرتے وہ بیڈ کے ساتھ فرش پہ جا گری۔ اس کو اسفن سے ایسے رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ساکت نظروں سے چہرے پہ ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہتی ہے کہ جس میں اس تک پہنچے اسفن شاہ نے اس کی بازو سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیوں گئی تھی تو وہاں؟ کیوں گئی تھی اس شخص سے ملنے؟ بولو، جواب دو، کیوں گئی تھی وہاں تم؟ اس کو بازو سے جھنجھوڑتے وہ اتنی زور زور سے چیخا کہ وریشا کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اسفن شاہ کا یہ روپ اس کے لیے نایا اور خوفزدہ تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ اب زبان کہاں گئی تمہاری؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیوں گئی تھی اس سے نامحرم سے رات کے اس پہر اس ہوٹل اس کمرے میں ملنے؟ آگ سی تپش لیے وہ اس کے چہرے پہ کرایا۔ اپنی نمائش کرتے دل نہیں بھرا جو ہوٹل کے کمرے تک پہنچ کے تم بس خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ اور نہیں سننا میں تم نے اب اپنی گندی زبان سے میرے کردار کے لیے ایک لفظ اور مت نکالنا اسفن شاہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خود کو اس کی گرفتار سے آزاد کرواتی وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ تمہارا کردار؟ ریلی میڈم؟ وریشا سلطان تنفر سے کہتے وہ واپس سے چیئر پہ جا بیٹھا۔ وریشا یکٹاک اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جیسی بد کردار لڑکی اپنی نمائش کروانے والی کا بھی کردار ہے جو کسی کے ایک بار بلانے پر ہی دوڑی دوڑی ہوٹلوں کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اس کا کردار ہے؟ چھنک کی آواز آئی۔ وریشا کو اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ آنسو بن کے بہنے لگے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص اسے بد کردار کہہ رہا تھا جس کے لیے وہ خود کو ڈھکنے لگی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی نمائش کروانے کے طعنے دے رہا تھا۔ تو تم مجھ کردار کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے میرے سامنے اپنی اس جھوٹی انا اور پارسائی کے رونے تو تم بالکل مت رونا وریشا سلطان، دیکھ چکا ہوں میں کیسی لڑکی ہو تم۔ تخیر امیز لہجے میں کہتا وہ اس کے آئین سامنے آ کھڑا ہوا۔ سانس روک کے اس شخص کے لفظوں میں چھپے تنقید تن سے خود کو لہو لہان ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ارے میں ہی پاگل تھا جو سمجھتا رہا کہ تمہیں بدل دوں گا، میرے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو پچھلے 3 سال سے تم جیسی لڑکی پہ وقت ضائع کرتا رہا۔ ٹیبل پہ پڑی تمام چیزوں کو زمین بوس کرتے وہ پاگلوں جیسے چیخنے لگا۔ تم جیسی؟ وریشا دو لفظوں پہ اٹک گئی۔ اس میں اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، نہ اس کے لفظوں کو سہنے کی سکت تھی، مگر اسے لگا وہ دلدل میں کھڑی اس کا وجود پتھر کا ہو گیا، وہ ہل نہیں پا رہی۔ برباد کر دیا تم نے مجھے، میرا سکون، میری محبت، میری عزت، سب کو آگ میں چھونک دیا تم نے۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں تھی، تم جیسی لڑکیاں عزت کے لائق نہیں ہوتی۔ اور اس کے لفظوں نے آخری کیل بھی ٹھوک دی۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے کردار پہ ضرب لگاتا اسے مینو مٹی تھلے اتار گیا تھا۔ میں بد کردار ہوں، میری جیسی لڑکی عزت کے لائق نہیں ہے۔ وہ روتی ہلکانے لگی مگر بات ادھوری نہیں چھوڑی۔ میں نامحرم کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آ کے وہ خاموش ہو گئی۔ خود کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا اس کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ تو تم کیا ہو؟ تم بھی تو نامحرم ہو نا؟ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں رات کے اس پہر اس کمرے میں؟ بولو، جواب دو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ انسانی انداز میں چیختی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوالوں کو سن کر وہ طنزیہ سا، اگر آج میں تمہیں وہاں سے نہ لاتا نا تو جو تمہاری رہی سہی عزت تھی نا وہ بھی اب تک خاک ہو چکی ہوتی۔ میری عزت رہی سہی نہیں ہے، سنا تم نے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے خود سے دور دھکیلتی اس کی آواز رند گئی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں وہاں اس سے ملنے گئی تھی مگر میں صرف اس کی بات سننے گئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ بھرائی آواز میں بولتی، التجائیہ لہجے میں کہتے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی سعی میں تھی۔ ویل ڈن، ویری ویل ڈن۔ اس کے لہجے کے ساتھ چہرے پہ بھی بیزاریت در آئی۔ اور تم تو بچی ہو نا، تمہیں سمجھ نہیں ہے، رات کی اس پہر وہ شخص اگر تمہیں بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے؟ کہتے ہیں عورت مرد کی نظر سے پہچان لیتی ہے۔ تم کیسی عورت ہو جسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کھٹیا شخص تمہیں کس مقصد سے وہاں بلا رہا ہے، یا یوں کہوں کہ تمہیں اپنی رضا سے وہاں گئی؟ اتنی صفاقت سے کیسے؟ اسفن شاہ نے سب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نہیں جانا، بس بہت ہوا، بہت تم نے تماشا بنا لیا، اپنا بھی اور میرا بھی، بہت سہ لیا میں نے۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں انگار ہوتی آنکھیں گاڑے وہ بے لہجے میں گویا ہوا، اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی بازو پہ گرفتار سخت کرتے اس کے لہجے میں سرد مہری دھر آئی۔ گردن اٹھائے وریشا نے سوالیہ نظروں سے ظالم شخص کو دیکھا اور اگلی لمحے اسفن شاہ کی بات کا مطلب سمجھتے اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی گرفتار میں مچلتی وریشا خود کو آزاد کروانے لگی۔ بہت سمجھدار ہو، مگر اب یہی تمہارا مقدر ہے، اس لیے چاہے رو تڑپو یا مر، جو ہوگا وہی، جو اب میں چاہوں گا۔
ठहर ठहर कर इसकी रोती नज़रों को इग्नोर किए जुमला पूरा करते वो उठ खड़ा हुआ। इसे खुद से दूर पटाखते वो लंबे लंबे टक पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ वो मोहब्बत में इस पर जान छिड़कने वाला और अब कहाँ वो शफ़ाक़त की हद कर गया था। लोग बदल जाते हैं और इसने सुना था असफन शाह भी बदल जाएगा। इन 3 सालों में ऐसा कोई ख़्याल भी इसके ज़हन में नहीं आया था। अल्लाह जी ये सब क्या हो गया? मैं बदकिरदार नहीं हूँ, आप तो जानते हैं ना, मुझे बचा लें प्लीज़ अल्लाह जी, मुझे ये निकाह नहीं करना। इसकी सिक्कियाँ कमरे में गूंजने लगी। मुझे ऐसी सज़ा से बचा लें जिसके बाद मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगी। मैं जानती हूँ मैंने आज तक आपकी नाफ़रमानी की, हर गलत काम किया। मगर मैं बदलूँगी खुद को, मुझे इस बार मौका दे दे, मुझे इस वक़्त बचा ले, मुझे इस कड़े में गिरने से बचा ले। घुटनों में सर रख के वो सिसकती अपने रब से हम कलाम थी। इस बात से बेखबर सामने खड़ा वजूद बखूर इसे देख और सुन रहा है। तुम्हें इससे डर लगता है? लड़की की आवाज़ पर इसने झट से सर उठाया जिससे इसकी दवा पूरी हो गई हो। मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर इसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। इसके हाथ में पकड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करते वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने मौजूद हस्ती को देखते वरीशा को जैसे सैर में पानी नजर आया था। मुझे बचा लो प्लीज़, मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। हाथ जोड़े वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। सामने मौजूद लड़की हक्का दक्का सी इसे और इसके जुड़े हाथों को देखने लगी। क्या बेबसी ये सब भी इंसान से करवाती है? अगर हाँ तो क्या वरीशा जैसी इंसान भी इस ज़मरे में आते हैं? देखो मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, बेहतर यही है तुम ये निकाह कर लो, क्योंकि असफन शाह तुम्हें यहाँ से कभी नहीं आने नहीं देगा। इसकी कैद में रहने से बेहतर है इस निकाह को कबूल कर लो। वो नरमी और तहम्मुल से इसे समझा रही थी। बकवास बंद करो तुम, अगर मदद नहीं कर सकती तो फजूल के मशवरे भी मत दो, समझी तुम? हाथ मार कर तमाम चीज़ों को ज़मीन बोस करती वो अनजानी अंदाज में चिल्ला उठी, जैसे तुम्हारी मर्जी। पैर पटाखते वो गुस्से से बाहर निकल गई। वरीशा फिर से इसी हालत में ज़मीन पे बैठती चली गई। आपकी बीवी बहुत ही नखरे वाली है। अफसोस मुझसे तो अपने नखरे बर्दाश्त नहीं होते, तो इसके कैसे करूं? सामने बैठे असफन शाह को देखते इसने इंतहाई अहम बात बताई। जाकर खुद ही संभाले अपनी बीवी को और इसके नखरों को। पैर पटाखती जैसे वो आई थी वैसी किचन की तरफ चली गई। पीछे बैठे दोनों मर्दों ने एक के बाद एक इस दूसरी आफत को देखते तासुब से सर झटका। रुमाल वापस से चेहरे पे बांधे वो कमरे में चला गया। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोले। अब की बार इसने देखने की ज़हमत नहीं की। वजह पूछ सकता हूँ? इस बदतमीज़ी की इसके सर पे खड़े रौबदार आवाज़ में इस्तफ़ार किया गया। मुझे ये निकाह नहीं करना, वो चुपके सर से बोली। वजह? बहुत सी है, कोई एक, मुझे तुमसे नफरत है। जो में आया इसने बोल दिया। इसके अलावा इसके नज़दीक वो वजह कोई मायने नहीं रखती थी। वरीशा ने गर्दन उठाई। शुक्र अदा करो कि तुमसे वजह पूछ रहा हूँ, वरना जैसी हरकत तुम करके आई हो ना, तुम्हें देखने का कभी रादवा नहीं हूँ मैं। तुम निकाह किस खुशी में कर रहे हो? वो चीख पड़ी। तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में। इसने नजरें उठाई। दीवार पे लगी घड़ी पर 12 बज चुके थे। वो बंदा इसकी बर्थडे की खुशी में इससे निकाह कर रहा था। सोचती वरीशा को इंतहाई कोफत महसूस होने लगी। मुझे नहीं करना ये निकाह, समझे तुम? वो इंतहाई किस्म की ढीठ लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं था। तैयार हो जाओ, ये कपड़े बदलो, निकाह ख्वाह आने वाला होगा। वरीशा ने इसकी तरफ देखा जो बेतसर निगाहों से इसी देख रहा था। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, ये जोड़ा पहले और वो लड़की तुम्हें लेने आएगी। बगैर जुबान चलाए निकाह हो जाना चाहिए। इसकी बात इग्नोर करते वो अपनी बोलता उठ खड़ा हुआ। आवर माई डीड बॉडी। वो अभी मुड़ता इसकी कानों से वो तंजिया सरगोशी टकराए। कमरे की फिजा में ठा की आवाज के साथ वरीशा की आवर माई डेड बॉडी। वो अभी मुड़ता इसके कानों से तंजिया सरगोशी टकराई। कमरे की फिजा में ठा की आवाज के साथ वरीशा की दिलखिरेश चीख गूंजी। खून रस्ते में बाजू पे हाथ रखे वो भीगी बेयकीन नजरों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। गोली इसके बाजू को छू कर गुजर गई थी। मेरा दिमाग इतना घूमा पड़ा है कि तुम्हारा ये आवर माई डेड बॉडी का शौक पूरा करने में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा। चुपचाप ये पहनो। नहीं करूँगी मैं ये निकाह, मार डालो बेशक, मगर मैं कभी तुमसे निकाह नहीं करूँगी। दर्द की शिद्दत को नज़रअंदाज किए अंदानी अंदाज में कहती चीख पड़ी। अब नहीं भी नहीं करोगी? इसकी तस्कर उड़ाती आवाज़ वरीशा के कानों में पड़ी। इसने असफन शाह के हाथ में पकड़े मोबाइल स्क्रीन पर देखा जहां एक निकाबपोश इसके डैड के सर पे गन रखे खड़ा था। इसकी दुनिया पल को थम गई, ना सांसें रुक गई। वो बेयकीनी से कभी अपने डैड को तो कभी तंजिया मुस्कुराते असफन शाह को देखने लगी। सेकंड से भी कम वक्त और मेरे एक हुक्म की देर है। तुम्हारी डैड नींद में ही। नहीं नहीं, मना करो इसे, गोली मत चलाना। डैड को कुछ नहीं करना। मैं करूँगी निकाह, पर प्लीज़ इसे मना। वो भागती असफन शाह के सामने आ खड़ी हुई। जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक ये बंदा यहाँ से हिलेगा भी नहीं। तुम पछताओगे असफन शाह, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कभी रास नहीं आएगा। रोती तड़पती दर्द की शिद्दत से दिल बर्दाश्त होते वो फिर से ज़मीन पर बैठ गई। तुमसे मोहब्बत करके पछता ही रहा है असफन शाह। इसके अलावा तुम मुझे रास आती हो या नहीं, इस बात की फिक्र
تو مت کرو کیونکہ مجھے چیلنجز پسند ہے۔ اس کی لہجے میں بیزاریت تھی جسے محسوس کرتے ہوئے عریشہ کو اپنے آنے والی زندگی کٹن اور مشکلات سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔